गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो ये थ्योरी का आखिर आविष्कार क्यों हुआ, ये थ्योरी आखिर आया क्यों? तो जो वर्नर थ्योरी था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। वर्नर ने ये नहीं बताया कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह की मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं, उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो काफी सारे ड्रॉबैक निकल कर आए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लाइनस पाउलिंग। 1931 में इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में अध्ययन किया और ये बताया कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं कि डायमैग्नेटिक होते हैं, उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो इन्होंने जो अपना एजम्पशंस दिया उसे हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसी के नाम से ये जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या अपना धारणा, अपना एजम्पशंस दिया। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वैलेंस बॉन्ड ही क्यों कहते हैं, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लाइनस पाउलिंग थे उन्होंने ये देखा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, जो मेटल है उसका जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है उसका उसी की हेल्प से हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं, उसी की हेल्प से हम उसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालते हैं। इसलिए जो नाम रखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं इसका बेसिक एजम्पशंस क्या क्या है। तो ये थियोरेटिकल है, लेकिन जब एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगी तो ये जो जितना भी मैंने लिखा है वो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। फिर टेंशन मत लीजिए कि मैम ने ये क्या लिखा है। ठीक है, ये थ्योरी है, बट इसके बाद में एग्जांपल लेकर आपको पूरा थ्योरी क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहला जो एजम्पशंस है वो है द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एज रिक्वायर्ड बाय द लिगेंड्स। जब सेंट्रल मेटल एटम के पास लिगेंड अप्रोच करता है, आता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो अपना वैलेंस ऑर्बिटल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल्स को वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर देता है। कब? जब लिगेंड्स आता है। तो लिगेंड्स के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ही हम उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। तो ये पहला इसका एजम्पशंस है। दूसरा क्या है? इफ डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड। किसका डी ऑर्बिटल्स, किसके बारे में बात हो रही है? सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात हो रही है। कौन सा डी ऑर्बिटल्स? बहुत सारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वैलेंस डी ऑर्बिटल्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? वैलेंस ऑर्बिटल्स के बारे में बात हो रही है। लास्ट वाले जो सबसे लास्ट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो इफ डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, वैलेंस जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होगा उसके बारे में बात हो रही है। तो इफ डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन दैट मे बी इधर इनर हो सकता है n-1 d ऑर्बिटल्स और द आउटर n d ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रांजिशन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जैसे आयरन का, कोबाल्ट का, कॉपर का, तो लास्ट में आप देखते हो कि 3d आता है, फिर 4s आता है, फिर 4p, फिर 4d आता है। ठीक है, अभी करके देख लो आप कॉपी में। तो आपका पहले आता है 3d, फिर आता है 4s, फिर 4p, फिर 4d। इस तरह से आता है वैलेंस ऑर्बिटल्स ट्रांजिशन मेटल एटम्स के। तो ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है? n-1d है। और ये क्या है? 4d, ये है nd। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे n-1d, इसको बोलेंगे nd। 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 आएगा ना। तो यहाँ पे n-1d और ये nd। तो आपका अगर हाइब्रिडाइजेशन में इनर ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा तो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? क्या कहा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा एजम्पशन क्या है कि इफ डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडेशन दैट मे बी इधर इनर, इनर मतलब 3d के बारे में बात हो रही है, इनर n-1 d ऑर्बिटल्स और द आउटर n d ऑर्बिटल्स। आउटर मतलब 4d जो सबसे बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये दो ऑर्बिटल्स की हेल्प से, इन दो ऑर्बिटल्स के हेल्प से हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। ये चीज कह रहा है। अच्छा, कैसे निकालते हैं? जब आपका 3d होगा, जब n-1 d होगा, 3d होगा, तो उस केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, वो इनर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो। ठीक है, उस केस में वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और ये कब होता है, ये इवेंट कब होगा, ये घटना कब घटेगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। तब समझ में आ रहा है कि जब आपका हाइब्रिडेशन निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, उस समय n-1d मतलब 3d ऑर्बिटल से अगर हाइब्रिडेशन निकल रहा है तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा।
वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है या थोड़े बहुत होते हैं। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और वो कब होगा, कब ऐसा इवेंट होगा, कब घटना ही घटेगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आएगा तब, ठीक है, जनरली। दूसरा केस, जब 4d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में यूज होगा, nd ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में यूज होगा, तो उस केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाने लगते हैं, ठीक है। और ये घटना कब घटेगी, जब लो फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा, उसके पास आएगा, तब ये घटना घटेगी, ठीक है, जनरली। तो आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से ब्लू कलर के पेन से लिखा है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर दो एजम्पशंस आपको समझ में आ गया कि आपका सेंट्रल मेटल एटम के जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एज ए लिगेंड, जितना लिगेंड आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा ये है कि जो इनर ऑर्बिटल जो होते हैं, इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा तो उस केस में आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब आउटर ऑर्बिटल यूज होगा तो उस केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये चीज हो गया दूसरा एजम्पशन, ठीक है, उसी के बेसिस पर हम उसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तीसरा क्या है, इफ द कॉम्प्लेक्स डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां तक आपने कर लिया, अब उसके बाद आप लो स्पिन और हाई स्पिन में देखेंगे, ठीक है। यहां तक करने के बाद आप ये देखेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, इसका मतलब कि वो जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अनपेड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इतना करने के बाद जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अनपेड नहीं मिलेगा, तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है वो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डाईमैग्नेटिक, अनपेड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन भी आपने फाइंड कर लिया, मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपने फाइंड कर लिया। ये इसका क्या है, एजम्पशंस है, किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। किसने दिया था, लाइनस पॉलिंग ने 1931 में। इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से हम किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर सकते हैं, और लास्ट मैग्नेटिक नेचर भी उसका फाइंड कर सकते हैं। तो वीबीटी कितना ज्यादा यूजफुल है आप देख सकते हो। आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा, कोई भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, और पूछेगा कि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम का, उसके बाद आप उसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट में n+2। n क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चलेगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे तब आप देखेंगे कि ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। उसके बाद आप उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहाँ रखेंगे, तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे, और वो आएगा बोर मैग्नेटॉन में, ठीक है। अभी सब मैं बताऊंगी आपको एग्जाम्पल लेकर, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब कैपिटल S इज इक्वल टू होता है 2s+1। S क्या है यहाँ पर, स्पिन क्वांटम नंबर। आपने पढ़ा होगा 11th में, स्पिन क्वांटम नंबर मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो आप उस तरह से जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए होंगे वहां पर इतने यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, S की जगह पर रख देंगे। उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसका फाइंड कर लेंगे। अभी सब होगा, एग्जांपल लेके सब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं बस फार्मूला बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी और ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। ये सब फाइंड करने के लिए पूछते एग्जाम में, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दे देगा, पूछेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले काम आप करेंगे हाइब्रिडेशन निकालने का। हाइब्रिडेशन निकालने के बाद आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद यहां से आपका काम हो जाएगा। लास्ट है मैग्नेटिक नेचर। इसमें आप जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर होगा तो पैरामैग्नेटिक, नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक, वो हो जाएगा इसका मैग्नेटिक नेचर। तो सब कुछ काम आप, सबसे पहला काम आपका हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना ही है। उससे भी पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सेंट्रल मेटल एटम का, वो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से आप कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से आप निकाल सकते हो। सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर कर रही हूँ।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ये नहीं जानेंगे, इसको नहीं समझेंगे तो आप एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे कि NH3 हुआ या Cn- हुआ या CO हुआ, इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। तो जितना ही ज्यादा वो इजिली डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है? जो इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद ही हाई रहती है। तो जब खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, देगा तो नहीं, वो खुशी से देगा तो नहीं, वो इलेक्ट्रॉन को खुद ही पकड़ के रखा है। तो इस वजह से ये जो होता है वीक फील्ड लिगेंड में चले जाते हैं। कौन? जैसे ऑक्सीजन हुआ, जैसे क्लोरीन हुआ, ठीक है, ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई हो जाती है कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाते, ठीक है, इजिली नहीं कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बट इजिली नहीं करते क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब सल्फर, हेलोजन, ऑक्सीजन। क्यों? हेलोजन, ऑक्सीजन ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इजिली सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से ये वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये इजिली डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। नेक्स्ट है, इट विल ऑलवेज पेयर अप द इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम एंड वीक फील्ड लिगेंड नेवर पेयर अप द इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। मतलब अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये आपका पेयर अप कर देता है इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मैंने बस जनरल बना दिया, रफली बना दिया है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल इक्वल में बनाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रफली बनाया है। सपोज दैट कि यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज दैट कि D5 सिस्टम है, ये D5 सिस्टम, ठीक है। तो अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये क्या करेगा कि पेयर अप कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। पेयर अप मतलब ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो इनको ये पेयर अप कर देगा, इतनी एनर्जी इनकी ज्यादा होती है। तो 5 था D5 सिस्टम है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हो जाएगा, पेयर अप कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड जो है इनकी एनर्जी उतनी नहीं होती है, इनकी एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से ये पेयर अप नहीं कर पाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर D5 सिस्टम है तो ये ऐसा ही रहता है, ये पेयर अप नहीं होता है, जबकि ये पेयर अप हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तो ऐसा क्यों होता है? किसका ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है? D5 मैंने किसका लिखा है? सेंट्रल मेटल एटम का लिखा है। तो जब सेंट्रल मेटल एटम के पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहुंचता है बॉन्डिंग बनाने के लिए तो उस केस में सेंट्रल मेटल एटम का जो d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें खलबली मच जाती है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो पेयर अप होने लगते हैं, डर के मारे सिकुड़ने लगते हैं कि अरे भाई बहुत तेज आदमी आ गया, भाई लड़ाकू आदमी आ गया, अब बहुत जल्दी जल्दी हम लोग एक साथ इकट्ठे हो जाए, तब वो पेयर अप होने लगते हैं। लेकिन जब वीक फील्ड के केस में जब सेंट्रल मेटल एटम के पास जब वीक लिगेंड आता है, वीक फील्ड लिगेंड आता है बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो ये भाई बहुत ही नॉर्मल सा इंसान है, बिल्कुल से कोई डरता वरता है नहीं, तो इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जस्ट का तस ही रहते हैं, अनपेड के ही फॉर्म में रहते हैं, वो पेयर अप नहीं हो पाते, उनको डर ही नहीं लगता है इस लिगेंड से। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है? आपको याद रखना है कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर अप हो जाएंगे और वीक फील्ड होगा तो वो पेयर अप नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यही चीज याद रखनी है, तभी आप हाइब्रिडेशन निकाल पाएंगे, तभी आप मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल पाएंगे। ओके, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं पहले बता देती हूँ। तो अगर आपको नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल करने से पहले आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सपोज दैट ये एग्जांपल है कोई, ठीक है, NiCl4 के बाहर 2-,
तो ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम निकिल। इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। और ये आप पहले इसका एक्स करके निकालते हैं ना, जैसे वो से निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे। तो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। दूसरा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद दूसरा काम आपको करना है कि जो लिगेंड है वो कैसा है, इसके बारे में देखना है। तो यहाँ पर Cl दिया हुआ है, तो Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, इसका मतलब कि ये वीक फील्ड लिगेंड होगा। इज दैट क्लियर? तो Cl माइनस है, इसका मतलब ये वीक फील्ड होगा। तो आप पहले दूसरा काम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द लिगेंड। उसके बाद आप अपना काम शुरू करेंगे, अपना हाइब्रिडेशन निकालना, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना, ठीक है। अब इस सब डिटेल से मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। तो आपको जो लिगेंड है पहले उस पर ध्यान देना है कि वो वीक फील्ड लिगेंड है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड होगा तब आप कैन नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, पेयर नहीं करेंगे आप इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि एनर्जी कम होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे सब मैं आपको बताऊंगी। जैसे NH3Cl- रहेगा तब आप इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे, और अगर F-Cl- रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? तो अब एग्जांपल लेते हैं NiCl4 का, उसके बाद एक एक मैं आपको बताती जाती हूँ। तो अब एग्जांपल लेते हैं NiCl4 का, ठीक है। तो ये एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन आपका और पूछ दिया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे सेंट्रल मेटल एटम का, उसके बाद लिगेंड देखोगे कि लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके बाद आप काम करोगे अपना, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं निकिल का। सपोज दैट कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक्स है, +4 ब्रैकेट में क्लोरीन का कितना होता है, -1, और फिर साथ में इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -2। तो x इज इक्वल टू 4 -2 मतलब +2 होगा कि नहीं, ठीक है। ये -4 इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 +2। तो इसका मतलब यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। तो निकिल जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, ठीक है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो ये आर्गन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर 3d8 4s2 फिर 4p0 फिर 4d0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है निकिल का, आप निकाल के देख लो, ओके। यहां तक आपको इस सब का सेम रहेगा आर्गन का, उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज करते जाना है, ठीक है। सब में यही आपको मिलेगा, जितना एग्जांपल करेंगे सब में ऐसे ही मिलेगा आपको 3d 4s 4p 4d, ओके। तो ये आपका निकिल का हो गया। लेकिन जैसे ही आपका निकिल के ऊपर +2 चार्ज आया, ओके, निकिल के ऊपर +2 चार्ज आया, उस केस पे क्या होगा, उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, रिलीज हो गए। तो उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब 4s2 खाली हो गया, तो 3d8 4s0 हो गया, 4p0 हो गया और 4d0 हो गया। इज दैट क्लियर? इतना तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आते हैं। तो यहाँ पर जब इसका हम ऑर्बिटल बनाएंगे, सबसे पहले ऑर्बिटल बना लेते हैं इसका 1 2 3 4 5, सब इक्वल साइज में आप बनाएंगे, ओके। फिर यहाँ पर है 4s, फिर यहाँ पर है 1 2 3 4p, फिर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 4d, ठीक है। तो आपका ये हो गया 3d8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किया है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दैट क्लियर? ये सब जीरो है आपका, ये है आपका 3d8, ये है 4s0, ये है 4p0, ये है 4d0, ठीक है। इसको आप बोलेंगे वैलेंस ऑर्बिटल। जैसे ही आपका Cl अटैक करेगा इस निकिल पर तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, निकिल Cl4 2- है, इस केस में क्या हो जाएगा कि चारों जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सप्लाई करेंगे निकिल को। अब कहां करेंगे, जहां पे उनको खाली जगह मिल जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। ये पेयर अप नहीं कर सकता है, मैंने सब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बस सिंपल जाएंगे इसके पास, ये लिगेंड्स जो है सिंपल जाएंगे इसके पास
और अपना लोन पे क्रॉस डोनेट करके वापस मतलब चले आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो क्लोरीन है ये अपने खाली जगह को ढूंढेगी और इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर डाल देंगे। ये इनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि ये पेयर अप कर पाए, क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है, दूसरा कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पेयर अप नहीं कर पाते हैं। तो ये जो क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन अपना लोन पेयर सप्लाई करेगा, यहाँ पर दूसरा क्लोरीन लोन पेयर सप्लाई करेगा, तीसरा क्लोरीन लोन पेयर सप्लाई करेगा, चौथा क्लोरीन लोन पेयर सप्लाई करेगा। कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है। तो चारों क्लोरीन जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर सप्लाई करने लगते हैं। वो इन ऑर्बिटल्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को टच नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो पेयर अप नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। तो अब क्या हो जाएगा कि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इन लिगेंड्स ने। ओके, तो आपने इस तरह से बना दिया। क्योंकि दो दो क्यों बनाया मैंने? क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस इन दिस सिचुएशन? ओके, तो यहाँ पर s ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करने में, और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका? sp3। समझ में आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब यहां पर आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम दूसरा केस में आते हैं, मैग्नेटिक नेचर कैसे फाइंड करेंगे? तो मैग्नेटिक नेचर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वो निकालो। मैग्नेटिक नेचर म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट n ब्रैकेट में n+2। ठीक है, तो n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इस सिस्टम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? काउंट कीजिए। ये पेयर अप है, ये जोड़ी में है, ये भी जोड़ी में, ये भी जोड़ी में है। तो 2 जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 आप लिख देंगे, n की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 ब्रैकेट में 2 + 2 मतलब 2 + 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ये 4 into 8। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी के 8। तो यहाँ पे अंडर रूट 8 हो जाएगा, और इसका जो यूनिट होगा वो बोर मैग्नेटॉन। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपने क्या निकाल लिया? मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। क्या निकाला? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा इसका? अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, इज दैट क्लियर? पैरामैग्नेटिक। अब स्पीड मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे? यहां देख लीजिए, स्पीड मल्टीप्लिसिटी यहां देख लीजिए। कैपिटल S इज इक्वल टू होता है 2 स्मॉल s प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। कैपिटल S इज इक्वल टू 2 स्मॉल s प्लस 1। स्मॉल s क्या है? वहां पे स्पीड मल्टीप्लिसिटी है, सॉरी, ये कैपिटल S स्पीड मल्टीप्लिसिटी है और स्मॉल s क्या है? स्पीड क्वांटम नंबर। तो वहां पर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 2 into s क्या है? तो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका हो जाएगा 1 + 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 1 होगा। ये क्या है? S है, स्मॉल s है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर हम स्मॉल s की जगह पे 1 रख देंगे +1। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाफ हो जाएगा। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1 + 2 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 into 1 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1 मतलब 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली आपने, यहाँ पर आपने इसका मैग्नेटिक नेचर निकाल दिया, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दिया, और यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर निकाल दिया। तो सब कुछ आपका यहाँ पर निकल गया। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल मैं फिर से लूंगी तो वहां पर और क्लियर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NiCN4 2- का। ठीक है, इसमें आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है और मैग्नेटिक बिहेवियर को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका? निकिल का। तो सपोज दैट कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X है +4 ब्रैकेट में Cn का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -1 इज इक्वल टू -2। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 2 मतलब +2। तो यहाँ पर निकिल किस फॉर्म में है? +2 के फॉर्म में है। तो निकिल जो होता है 28 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले ऐसे Ar जिसको आर्गन बोलते हैं, फिर 3D8 4s2 4p0 4d0। ठीक है, ये निकिल का है, लेकिन जब ये निकिल +2 के फॉर्म में होगा
तब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3d8 4s0 4p0 4d0, ठीक है। आउटर मोस्ट से आपका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4s0। लेकिन जब आपका, ठीक है, Cn अटैक करता है निकिल पर, तब क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको ऑर्बिटल ड्रॉ कर रही हूँ। 1 2 3 4 5, ये क्या है, 3d8 है, ठीक है। उसके बाद है 1s, फिर 3p, 1 2 3, फिर d ऑर्बिटल, d आएगा तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल d नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 4 ही है आपका, इसीलिए। तो यहाँ पर आपका इतना हो गया, ये 3d8 हो गया, ये 4s0 और ये 4p0। इज दैट क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन को फील करना हमें, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दैट क्लियर? अब जब निकिल का कॉम्प्लेक्स बनेगा Cn के साथ, NiCN4 2 माइनस, जब निकिल ने कॉम्प्लेक्स बना लिया Cn के साथ, तब क्या होगा, ये Cn जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो जैसे ही निकिल पर अटैक करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स में भगदड़ मच जाएंगे और वो भागने लगेंगे, सब एक दूसरे से चिपकने लगेंगे डर के मारे, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर अप होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे आप, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या है, 3d8 है, ठीक है, और यहां पर है 4s और यहां पर है 4p, ठीक है। तब यहां पर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो इलेक्ट्रॉन्स में पेयर अप होना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड के फॉर्म में चले जाएंगे। तो 8 है तो पहले हम पेयरिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसे भरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरे भर गए। अब क्या होगा कि ये जो Cn है, अब ये आपका अपना इलेक्ट्रॉन्स डालेगा। दबंग समझते हैं आप लोग, दबंग, एकदम स्ट्रॉन्ग आदमी, वो जब आता है कहीं पर तो सीटें अपने आप खाली हो जाती है। लेकिन जब वीक आदमी आता है, कमजोर आदमी आता है, तो कोई सीट खाली नहीं होती है। बस वही एग्जांपल है यहाँ पर। Cn है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जैसे ही ये निकिल के साथ अपना बॉन्डिंग किया, तो उस केस में इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ने खुद ही अपना जगह खाली कर दिया। देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन भागकर इसके पास आकर चिपक गया और यहाँ पर एक सीट खाली कर दिया इन भाई साहब के लिए। समझ आया? तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी आते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होने लगते हैं। तब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो Cn है, ठीक है, एक Cn अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करेगा, एक Cn यहाँ डोनेट करेगा, एक Cn यहाँ डोनेट करेगा और एक Cn यहाँ डोनेट करेगा, ठीक है। 4 सीट खाली इसको मिल गई, किसको, Cn को। दबंग आदमी है, स्ट्रॉन्ग आदमी है, इसलिए। तो यहाँ पर इसने अपने अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया सेंट्रल मेटल एटम को। अब 4 है, Cn कितने हैं, 4 है, तो 4 इम्पिटी ऑर्बिटल्स यहाँ पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसको मिल गए। तब इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, तो d, ये कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, s 4s है, फिर यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है, मतलब p2, ds p2, ठीक है, dsp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, dsp2। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इसका आप निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। इसका फॉर्मूला पे डायरेक्ट रखिए आप, म्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में n+2, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इस सिस्टम में जरा देखिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो n की जगह पे आप क्या रखेंगे, 0, ब्रैकेट में 0+2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा तो 0 से गुणा होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका निकालेंगे मैग्नेटिक स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन
मल्टीप्लीसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो कैपिटल एस इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एस इज इक्वल टू होता है 2 स्मॉल एस प्लस 1। स्मॉल एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, तो यहाँ पर एस क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें एक भी नहीं है, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 मतलब 1, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। और आगे देखिए, यहां पर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अंदर का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इज दैट क्लियर, ठीक है। साथ ही ये लो स्पीड होगा कि हाई स्पीड होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हाई स्पिन हो जाता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूवमेंट करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्पिन नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इज दैट क्लियर, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर का, ठीक है, कॉपर का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है CuCl4 2-। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सपोज दैट कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x है, ठीक है, +4 ब्रैकेट में -1 Cl का इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 -4 इधर जाएगा तो हो जाएगा +2, ठीक है। तो अब आपका जो कॉपर है 29 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, तो Ar इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है, और यहाँ पर Ar ऑर्गन लिखेंगे, फिर 3d10 4s1 4p0 4d0, ये होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ पर +2 दिया हुआ है तो Cu +2 हो जाएगा और Ar, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, तो 3d9 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 4d0, होगा ना कि नहीं होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब Cl अटैक करेगा इस कॉपर पर तब क्या होगा, ठीक है, Cl जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो इजिली डोनेट नहीं करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये वीक फील्ड में चला जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा, उस केस में इसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन में भगदड़ नहीं मचेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग आदमी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग आदमी आता है तो इलेक्ट्रॉन में भगदड़ मच जाता है, सीट खाली करके वो पेयर अप हो जाते हैं, हाँ, स्ट्रॉन्ग आदमी के लिए। लेकिन जैसे वीक फील्ड लिगेंड आएगा, वीक आदमी आएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें खलबली नहीं बचती है, वो सीट खाली नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई वीआईपी आएगा, कोई स्ट्रॉन्ग आएगा तो सीट खाली हो जाती है, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी आता है तो सीट खाली नहीं होती है। बस वही समझिए कि नॉर्मल आदमी वीक फील्ड लिगेंड है और जो वीआईपी है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4s और यहाँ पर 4p, ठीक है। तो आप देखिए कि ये हो गया, अब आपका ये हो जाएगा 3d9 और ये हो जाएगा 4s0, ये भी 4p0, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा Cl के साथ CuCl4 -2, तब क्या हो जाएगा, तब आपका जो Cl है कि 4 लिगेंड है, 4 Cl है ना, वो इलेक्ट्रॉन अपना भेजेंगे एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन रीअरेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अपना सीट खाली नहीं करेगा, वो पेयर अप नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 4s है और ये 3p है, ठीक है, 4p है, ओके। चलिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पेयर अप नहीं होगा इसमें, जिसका तसी रहेगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब Cl जो आ रहे हैं 4 Cl, उनको तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए ना अपना लोड पेयर सप्लाई करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, एक Cl यहाँ पर इस वैकेंट ऑर्बिटल पे सप्लाई करेगा,
एक Cl यहां सप्लाई करेगा, एक Cl यहां सप्लाई करेगा, एक Cl यहां सप्लाई करेगा, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। नहीं समझना आया? बहुत ही आसान था, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओके, अब निकालते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट n ब्रैकेट में n+2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1। कितने हैं, 1। तो 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 ब्रैकेट में 1+2 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 1 और 2 कितना, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बोर मैग्नेटॉन। ओके, अब क्या हो जाएगा इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिए, कैपिटल S इज इक्वल टू 2s+1 कितना हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर कितना है यहाँ पर, 1/2 है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 2 × 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब क्या निकालना है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और इसमें आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है, इसमें इनर डी यूज नहीं हुआ है ना, तो ये आउटर हो जाएगा। ठीक है, इनर डी यूज होगा तो ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें अंदर का डी ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा है, इनर यूज नहीं हो रहा, आउटर यूज हो रहा है, इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये स्पिन करेगा, मतलब ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्पिन होता ही नहीं। लेकिन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये स्पिन करेगा तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। तो आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए CuNH3 4 2+ दिया हुआ है, तो ये जितना देखने में आपको आसान लग रहा है नहीं उतना आसान, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल जो है एग्जाम में बहुत आते हैं जो थोड़ा सा हट के होते हैं। ठीक है, तो CuNH3 4 2+ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऐसे देखकर आप बता सकते हो, निकालने की भी जरूरत नहीं है। NH3 का 0 होता है तो 4 × 0 0 हो जाएगा, तो Cu = 2+। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो जाएगा, 2+। हाँ, और इसका कितना होता है, 29 होता है, तो ये हो जाएगा 3D। यहाँ पे ऑर्गन आप लिख लीजिएगा, 3D आपका कितना होता है, 10 होता है, फिर 4s 1 होता है, फिर 4p 0 होता है, फिर 4d 0 होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर जब इसका आप बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 3D 9 का, और यहाँ पर ये 4s है और यहाँ पर ये 4p है। 4d कब यूज होगा, जब आप हेक्सा लेंगे तब। ठीक है, यहाँ पे 4 लिगेंड्स है ना, तो हम बस 4p तक ही जाएंगे, 4d की जरूरत हमें नहीं है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल मैंने इसको फिल कर लिया। अब क्या होगा कि जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा NH3 के साथ, CuNH3 4 2+, अब इस केस में क्या हो जाएगा, 4 NH3 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैक कर रहे हैं कॉपर पर, वो अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब दबंग आदमी, मतलब VIP आदमी। अब इसको तो सीट खाली चाहिए ना, तो वीक फील्ड है नहीं, इसको तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए अपने लोड पेयर सप्लाई करने के लिए। तो क्या करेगा ये, तो यहाँ पर ये पेयर अप करना शुरू कर देगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे पेयर अप होगा कैसे, क्योंकि ऑलरेडी सब पेयर फॉर्म में और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ है, तो वो बेचारा पेयर अप किसके साथ करेगा, थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, पहले मैं ऑर्बिटल्स बना देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हो गया इसके 5, ये 1 और ये 3 4p के। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपका ये जब NH3 कॉपर पर आता है अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो इसको वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, लेकिन ये पेयर अप ही कर देता है क्योंकि ये दबंग है, VIP आदमी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर ये पेयर अप नहीं हो पा रहा है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉनिक बचा हुआ है। तो ये इतना ज्यादा इसकी एनर्जी होती है, इतना ये दबंग वाला आदमी होता है, इतना VIP आदमी होता है कि खुद ही इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ पर फेंक देता है। कहाँ पर, 4p के Z ऑर्बिटल में।
4pz ऑर्बिटल में फेंक देता है। भागो तुम यहाँ से, मेरे को जगह खाली चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए मेरे को, तभी मैं सप्लाई करूंगा। दबंग आदमी है, वीआईपी आदमी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर इधर फेंक देगा। तो क्या, चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इस वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पर उसने उठाकर फेंक दिया। अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई वो दुबके हुए हैं, चिपके हुए हैं एक दूसरे से, वो ऑलरेडी पेयर अप है, ठीक है, तो उनको वो टच नहीं करेगा। जो अनपेयर्ड है उसी को उठाकर वहां पे फेंक दिया। तो अब यहाँ पर एक NH3 अपना लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में सप्लाई करेगा, एक NH3 यहाँ सप्लाई करेगा, एक NH3 यहाँ, और लास्ट NH3 जो है वो आपका यहाँ सप्लाई करेगा, और ये हो गया आपका 4pz ऑर्बिटल में वो सप्लाई कर दिया, एक मतलब उठाकर वहां पे फेंक दिया, शिफ्ट करा दिया, रीअरेंज करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 NH3 को एम्प्टी ऑर्बिटल्स 4 मिल गए, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, DsP2। इज दैट क्लियर? तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे रीअरेंज कैसे कराए। तो आपको लिखना होगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये 4pz ऑर्बिटल में फेंक देता है, रीअरेंज करा देता है, शिफ्ट करा देता है, और फिर उसके बाद इसको 4 ऑर्बिटल मिल जाते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने के लिए। तो ये हो गया DsP2, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, बोलिए, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही रहने देते हैं और sp3 लिख देते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप का ये नहीं होता है। ये कैसे पता चला कि ये स्क्वायर प्लेनर DsP2 का होता है, कैसे पता चला, तो ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम के थ्रू ये देखा गया कि ये जो कम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर को शो करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। फिर आपका एक्सरे के थ्रू भी ये पाया गया कि ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, तो ये पाया गया कि ये स्क्वायर प्लेनर होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम, फिर आपका एक्सरे, ये सब के द्वारा ये पाया गया कि ये स्क्वायर प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ठीक है। तब वहां पे कंक्लूजन ये निकला कि जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो 4pz ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जा रहा है, रीअरेंज हो जा रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है लिगेंड की, तो वो शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसको 4 ऑर्बिटल मिल जाते हैं DsP2, ओके। नेक्स्ट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, क्या हो जाएगा इसका, बोलिए, म्यू इज इक्वल टू √n ब्रैकेट में n+2, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, एक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा √1 ब्रैकेट में 1+2 मतलब 3√3 बोर मैग्नेटॉन। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है। अब आगे क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ओके। यहाँ पे कैपिटल S इज इक्वल टू 2 स्मॉल s प्लस 1, s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, मतलब हाफ है, ठीक है। तो 2 into 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ओके। आगे क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक, ओके। अब ये आउटर स्फीयर होगा कि इनर स्फीयर होगा, अंदर का d ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा। अब यहां पर आपको सोचना है, यहां पर आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो मूवमेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो Fe(CN6 3-), तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, और 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, या आपका टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका, आयरन का। तो सपोज दैट कि वो X है, +6 ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू -3, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो +3, ठीक है। तो आयरन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 26, मतलब Ar3d6 4s2, उसके बाद क्या होता है
4p0 4d0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब +3 के फॉर्म में आएगा ये 3 प्लस तो ये हो जाएगा AR 3d5 4s0 4p0 4d0। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना इसमें से, तो 2 इसमें से निकल गया, 1 इसमें से निकल गया, तो ये d5 सिस्टम में आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका ऑर्बिटल्स बनाइए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 3d5। ये हो जाएगा 4s0, ये हो जाएगा 4p, ठीक है 0। तो ये 3d5 4s0 4p0। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 5 है तो 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू हुन रूल हम भरेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब Cn अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cn। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो पेयर अप होना शुरू हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स में भगदड़ मच जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर होने लगेंगे और सीट खाली करने लगेंगे दबंग आदमी के लिए, वीआईपी आदमी के लिए। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 इस तरह से सिमट जाएंगे, डर जाएंगे इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को देख के। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया और ये हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 4p। ओके, तो अब क्या होगा कि 6 Cn है तो यहाँ पे 6 इम्पटी ऑर्बिटल्स चाहिए, तो हो गया देखो तो 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो एक Cn जो होगा यहाँ पर डोनेट करेगा, एक Cn यहाँ डोनेट करेगा, एक Cn यहाँ, और बाकी के 3 Cn 4p में डोनेट करेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैं इसको ब्लू कलर के पेन से बना देती हूँ। यहाँ पर अपनी लोन पेयर सप्लाई कर दिए सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 D2sp3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 3 6 मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आराम से आप बना सकते हो, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है आपको जब मैं हाइब्रिडेशन पढ़ा रही थी। अगर आपको देखना है वो चैप्टर, वो वीडियो, तो मैं लिंक को डाल दूंगी आई बटन में, आप देख लेना। वहां पे मैंने काफी अच्छे से हाइब्रिडेशन उसका स्ट्रक्चर काफी अच्छे से बनाकर आपको समझाया है। तो D2sp3 में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कीजिए, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट n ब्रैकेट में n प्लस 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा √3 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिए, s इज इक्वल टू 2s प्लस 1 2 इंटू एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बोलिए ठीक है ना, 2। अब यहाँ पर इसका हो जाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और इसका यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड को ले लिया है। ठीक है, COF6 3 माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का, तो X मान लेते हैं कि X है। ठीक है, फिर ब्रैकेट पे यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -3, मतलब X इज इक्वल टू हो जाएगा -6, इधर जाएगा तो हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। कोबाल्ट मतलब एटॉमिक नंबर 27, मतलब आपका हो जाएगा ये ऑर्गन। ठीक है, 3d7 4s2 4p0 4d0। इज इट क्लियर। लेकिन जैसे ही ये CO3+ में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 3d, अब इसमें से 2 निकल गया और इसमें से 1 निकल गया तो 6 हो जाएगा 4s0 4p0 4d0। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, 2 यहां से निकला, 1 यहां से निकला। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 4s और ये आपका 4p। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन भरिए 6 है तो 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू हुन रूल आपने भर दिया। अब जब ये आपका वीक फील्ड लिगेंड आता है तब क्या होगा, COF6 3 माइनस के केस में क्या हो जाएगा वो देखिए। तो यहाँ पर 6 वीक फील्ड लिगेंड आ रहे हैं,
वीक आदमी आ रहा है, नॉर्मल आदमी आ रहा है, तो यहाँ पे सीटें खाली नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भगदड़ नहीं बचेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो उस केस में आपका ये जो बेचारा नॉर्मल आदमी है, इसको जहां पर भी सीट मिलेगा वहां पर अपना इलेक्ट्रॉन डाल देगा, वहां पर जाकर बैठ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? जब दबंग आता है, जब स्ट्रॉन्ग आदमी आता है, तो सीटें खाली होने लगती है, इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। जब वीक आदमी आता है तो इलेक्ट्रॉन्स में भगदड़ नहीं मचती है, तो वो पेयर अप नहीं होते, वो सीट खाली नहीं करते, खुद ही जाकर बेचारा देखता है कि कहाँ सीट खाली है, खुद ही जाकर वहां बैठ जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया D6 है ना, तो इसमें आप ऐसे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक S है और यहाँ पर 3 P है। तो अब क्या होगा कि जो आपका फ्लोरीन आ रहा है, तो एक फ्लोरीन आपका कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे डोनेट किया, एक फ्लोरीन यहाँ डोनेट किया, एक फ्लोरीन यहाँ डोनेट किया, एक फ्लोरीन यहाँ डोनेट किया। अब बारी आती है 4D की, ठीक है। मैंने कहा था ना आपसे कि जब आपका 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तब 4D का यूज होगा। तो 1 2 3 4 5 ये 4D है। तो अब 4 हो गए, अब बाकी के बचे हुए 2 फ्लोरीन 4D में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देंगे। तब यहाँ पर आपका जो ये 4D है ना 0, इसमें सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बताइए बच्चों? एक S 3 P और 2D sp3d2। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। बाहर का डी यूज हो रहा है, अंदर का नहीं यूज हो रहा है। तो ये हो जाएगा sp3d2, मतलब कितने हो जाएंगे इसके? ऑक्टाहेड्रल, 4 2 6, तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? आगे आप निकालिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n ब्रैकेट में n प्लस 2 क्या हो जाएगी? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 2, तो ये 6 हो जाएगा, 6 ब्रैकेट में 24 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ये हो जाएगा 6 6 पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिए तो क्या हो जाएगा? 2s प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हम रखेंगे प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्पीड मल्टीप्लिसिटी 5 हो गया। मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है ये FeCO5, ठीक है। इसमें आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पीड मल्टीप्लिसिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आयरन का X प्लस 5 ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। आयरन जो होता है 26 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका Ar3d6 4s2 4p0 4d0। तो यहाँ पर जब इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर है तो यही होगा, इसी को आप दोबारा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर 4s, यहाँ पर आपका 4p और यहाँ पर 4d 1 2 3 4 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब CO कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तब क्या हो जाएगा? FeCO5। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आयरन पर अटैक किया तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे खलबली मच जाएगी, वो रीअरेंज होने लगेंगे, पेयर अप होने लगेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपका पेयर अप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। आपके कितने हैं? D6 है ना, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, यहाँ पर भी है ना 4s में भी, इस तरह से। तो अब क्या होगा कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनको और वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स है सबकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगा कि आप इसको ऐसे बीच में स्पेस नहीं देंगे, लगातार इसे से बना देंगे आप, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपके 3d6 है 4s2 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप पेयर अप करके भरेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपको एक वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया, और आपको एक s ऑर्बिटल मिल गया, और आपको एक p ऑर्बिटल मिल गया। तो यहाँ पर आपका 5 CO है जो अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे हैं। तो एक CO यहाँ देगा, एक CO यहाँ देगा, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, और एक CO यहाँ। हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 2, इस तरह से जो डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, DsP3, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP3, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आप आराम से बना लोगे, ट्राइगोनल पे आप 3 CO रखो, और एक CO ऊपर एक CO नीचे, बीच में आयरन को रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू √n ब्रैकेट में n+2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो 0 ब्रैकेट में 0 + 2, मतलब पूरा का पूरा 0, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो 2 × 0 + 1 = 1, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायामैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। अब हाँ, एक और बात फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर आते हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन जब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, इनके जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके जब पास जब ये लिगेंड आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, तो सारे वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सबकी एनर्जी इक्वल हो जाती है। तो उस केस में इसकी एनर्जी बराबर हो जाती है, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल इसको मिल जाता है, किसको, CO को, तब वहां पर वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है, इस वजह से शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। चलो, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप कल की क्लास में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ, तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।